Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, that is staffing. It's a most important chapter. Okay, my dear students, in the management. Okay, staffing is like such type of chapter which it seems we are knowing about staffing, but the some concept of staffings are totally different whatever we think. Getting over. So I want to discuss, we will discuss the things about the staffing in which are available in common parlance and what are in these in actuals. Okay, so first of all we will discuss the meaning of staffing. Getting over. Staffing may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in various positions in the organization. क्लियर? साफ साफ कह रहा है क्या है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जो आपके फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन पर्सनल की कमी हो रही है, उस पोजीशंस को भरना ही क्या करता है? स्टाफिंग. It involves estimating the number and types of personnel required, recruiting and developing them. उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो बस उनके रिक्रूटमेंट से ही तक सीमित नहीं होता है. कितनी नंबर ऑफ आवश्यकता है, व्हाट द नंबर इज रिक्वायर्ड, रिक्रूटिंग, हाउ वी विल रिक्रूट, फिर डेवलपिंग देम मीन्स आपको अपने काम लायक उनको बनाना, डेवलप करना, एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग देयर कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, और उनके जो परफॉर्मेंस है उस लेवल को जो हमें चाहिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, उस चीज़ को मेंटेन करना, ये पूरा स्टाफिंग में आ जाता है. Clear? Staffing is the part of management process which is concerned with recruitment, selections, placement, utilization and development of employees. देख ले, आप लोग देख रहे हैं क्या है? Which is concerned with the recruitment, selections, placement, utilization and development of employees. It involves the scientific and systematic procurement, allocation, utilization, conservation and development of human resources. Getting over. It is the art of acquiring, developing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. ठीक है ना? क्या कह रहा है? It's the art of acquiring, developing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स होती है, वैल्यूएबल एसेट्स होती है, उसकी मैन पावर होती है. अगर उसके पास अच्छा मैन पावर है, किसी भी कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉई हैं, तो डेफिनेटली वो उस कंपनी का जो नेम होगा वो बूस्ट करेगा. ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हैं स्टाफिंग में. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, अब बात करते हैं क्या नेचर ऑफ स्टाफिंग की. नेचर ऑफ स्टाफिंग क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या सोचता है? पहला, पार्ट इन मैनेजमेंट. डेफिनेटली ये मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, integral part you can say of the management. It's inherent in all organizations because people comprise an essential part in every organizations. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए, बिना मैन पावर के वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग रिजल्ट थ्रू पीपल. अपने लोगों को अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके ही बेस्ट रिजल्ट पाना, यही तो मैनेजमेंट है. तो वो कैसे हो सकता है? विदाउट गुड मैन पावर. पैरावेसिव फंक्शंस. सेकंड वन इज पैरावेसिव फंक्शंस, मतलब एवरी इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी गेट द थिंग्स, वी गेट द मतलब इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है. आपको ऐसा नहीं कि आप किसी फंक्शन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिना मैन पावर के करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिना मैन पावर के करेंगे. ठीक है ना? चाहे कोई भी ऐसा काम हो, वहाँ पे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. कंसर्न विद द पीपल, डेफिनेटली लोगों से जुड़ा होता है. वाइड स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप है. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव. स्टाफिंग एम्स एट बोथ एफिशिएंसी एंड जस्टिस कैन बी परस्यूड सक्सेसफुली विदाउट द अदर. ओके, तो ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अपने फर्म की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम अपने एम्प्लॉय रखें. एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है ना? सोशल ऑब्जेक्टिव. तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम फुलफिल करवाते हैं किसके? अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू.
extend beyond personal department. ठीक है ना? In most of the big enterprises, a personal department is created to assist the manager in performing the staffing function. Generally, the personal department is assigned the operative function of hiring, training, compensating, etc. It performs these functions in consultation with the departmental managers concerned. ठीक है ना? तो एक्सटेंड बियॉन्ड पर्सनल डिपार्टमेंट, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे एजेंसियां रिक्रूट करने का काम करती हैं. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की. इम्पोर्टेंस क्या है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट. डेफिनेटली वी रिक्रूट द मैन पावर, सो वी इन्वेस्ट इन देम बिकॉज वी डेवलप टाइम, वी गिव द आवर टाइम, मनी, एफर्ट्स. तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं. ठीक है ना? फिर उनको ट्रेन करके हम क्या करते हैं, अपने कंपनी में अपनी काम लायक काम करवाते हैं. ठीक है. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, डेफिनेटली वी पे द टाइम, मीन्स उनको ट्रेनिंग है, उनकी क्रूशियल स्टाफिंग आर क्रूशियल पार्टिकुलरली इन केस ऑफ, जिससे उनको ट्रेनिंग है, उस काम की ट्रेनिंग करने में टाइम लेता है, उसको रिक्रूट करने में टाइम लगता है. तो इट्स टेक ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस. ओके. मल्टीप्लर इफेक्ट. अच्छा, people are the most valuable assets of an organization, whatever I have said. Other assets such as land, building, machinery, equipment, money and materials become productive only when people use them properly. ठीक है ना? ये सब तभी चीज़ें, ये सारे एसेट जितने भी आपके हैं, वो सब तभी सक्सेसफुल हैं जब कोई अच्छा मैन पावर उनको यूज़ करे अच्छे से. गेटिंग ओलर. तो multiplier effect on all part of an organization. Okay, now without proper staffing, the success and growth of the organization are not possible. Holistic approach. The contribution of a person in every organization depend not merely on his own competency and motivation, but also on the competence and motivation of the superior and subordinate and on the facilitate provides to him. ठीक है ना? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही का एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके सारे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है. तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेके आदमी चलता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलता है. इसलिए स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. की टू अदर फंक्शंस, डेफिनेटली बहुत सारे काम बिना स्टाफिंग के आपके नहीं हो पाते हैं. लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आज के एज में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो सिनेरियो है, क्या विदाउट स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज इट पॉसिबल टू डू बिजनेस? नो. बिकॉज आप देख रहे हो ग्लोबल मार्केट में कंपनियां क्या एफर्ट दे रही हैं, क्या कंपनियां आपको प्रोवाइड कर रही हैं. क्लियर ना? तो उसके हिसाब से हमको उनको कॉम्पिटिट करने के लिए चीज़ों को चाहिए, तो एक अच्छा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. तो स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेफिनेटली ये एचआरएम का एक पार्ट है. ठीक है ना? क्या है, आइए देखते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ एडविन फ्लिपो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस मेजर गोल्स एंड पॉलिसीज. ठीक है ना? HRM is concerned with the procurement, development, compensation, integration and maintenance of the personnel of an organization. Clear na? Okay. Staffing is an integral part of human resources management. Okay. Every organization required managerial and non-managerial employees. Definitely. Staffing is concerned with the procurement, developing, compensation, integration, okay, and maintenance of managerial employees. Human resources management involves procurement, development, compensation, integration, and maintenance of both managerial and non-managerial employees. Okay, my dear students. So, what we are seeing, HRM, staffing, how staffing is the part of HRM. Okay. So first thing I would like to discuss here, the following points reveal the staffing is a part of
HRM, human resources management. First one is treating staffing as a part of HRM helps to put proper focus on the key role of human resources. First point. Second one is staffing is a continuous process and require ongoing efforts. Staffing is a continuous process. Okay. Third one is human factor is indispensable at every level of management and all the activities of the organization. In each and all level, there are requirement of the organization in the business concern. Okay, means at all level the requirement of staffing is must. In recent year, quantitative techniques such as human resources accounting, how income very popular in the management of human resources, have become very popular in the, जैसे क्या है कि there are quantitative techniques such as human resources accounting, HRM accounting is also introduced in the new era, very popular in the management of human resources. Staffing cannot, however, are left only to HRD. All managers have the responsibility for staffing because successful functioning of every department require competent staff. The main problem is क्या है, जो मेन घूम फिर के जो बात आ रही है वो क्या कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए कॉम्पिटेंट स्टाफ की होनी बहुत आवश्यकता है. सेकेंड, इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अप ए कॉम्पिटेंट टीम टू टेक द प्लेस ऑफ रिटायरिंग resignation employees. An organization which cannot produce its own managers will die. Okay, अब देखते हैं कुछ प्रोसेस स्टेप्स है. क्या क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है आपका. ठीक है, सबसे पहले हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर अप्रेजल देते हैं, फिर प्रमोशन वगैरह देते हैं, फिर रेमोनरेशन एम्प्लॉय बना के रेमोनरेशन उनको प्रोवाइड करते हैं. फिर यही चीज़ें हमें साइकिल चलती रहती है, तो मीन्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग. ओके, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द नंबर एंड काइंड्स ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर. अब देखिए, किसी भी HRM का या HRP का आपको प्लान करना कि हाउ मेनी नंबर आर रिक्वायर्ड. ठीक है ना, कितने लोगों की आवश्यकता है, क्या कितने लोग काम करेंगे, कितना कहाँ किस फील्ड में कैसे लोगों की ज़रूरत है. तो सबसे पहले इसकी प्लानिंग होती है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड, रिक्रूटमेंट. फिर हम ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं. इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल एंड इंक्लूडिंग people to apply for job in an organizations. Okay, recruitment of staff can be within the organization as well as from outside. Third one is selection. After recruitment we do the selection. Selection is the process of choosing and appointing right candidate for the various job position in the organization. ये हो गया selections. फिर क्या होगा, placement. उनको placement देना. Placement, it implies putting the selected candidates on right job. An appropriate job is assigned to each selected persons. After the selected candidates join the organization, they are placed in appropriate jobs. Okay, तो प्लेसमेंट हम उनको उनकी जगह पे जिस काम के लिए उनको किए हैं वो उसको प्लेस करते हैं. फिर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी भी हम न्यू स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो हम क्या देते हैं, उसको फैमिलियर बनाने के लिए, उसकी हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसका करते हैं कि वो अपने फर्म को अपने घर के जैसे समझे. ठीक है ना, अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए. तो क्या है, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलियराइजिंग न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स विद देयर जॉब्स, वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे मे फील एट होम द न्यू एनवायरमेंट. It is a process of socializations. Okay, what a new employee report for work, he must be helped to become familiar with the work environment and fellow employees. This is done by providing information by him on the requirement of the job, the superiors under whom he will work, the rules and regulations he should observe, and the facilities and benefits available. सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा. फिर वो जैसे अपने
अपने उसको मतलब एक उसका सोशलाइजेशन समाजीकरण उसका होगा, लोगों से उसका इंटरेक्शन होगा और वो चीज़ों को जानेगा समझेगा, फिर उसको उसी तरीके से वो काम करेगा. A systematic orientation program help to make the employees feel at home and reduce the initial nervousness on his part. The main objective for orientation program के main objective क्या है? To build up the new employees confidence in himself and in the newly organization, and the new organization so that he may become an efficient employees. ठीक है ना, उसके हेजिटेशन को ख़त्म करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना. To give the necessary information to the employees about the location of work, rooms, canteens, everything tell about the organization. To develop a feeling of belonging and loyalty of all the organizations, मतलब एक लॉयल्टी डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टू इंश्योर द न्यू एम्प्लॉयज डजंट फॉर्म ए फॉल्स ओपिनियन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ओके, देखो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस तो ओरिएंटेशन नहीं करते हैं, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मली करना पड़ता है. तो कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, कंपनी के बारे में बताया जाएगा, कंपनी कैसे काम करते, सब कुछ. कंपनीज हिस्ट्री, organizational structure, location, rules, regulation, personnel policies, grievances procedures, safety measures, standing orders, terms and condition of the employment. ये सारे टर्म ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताए जाते हैं. ध्यान रखिएगा इसको, 2 नंबर 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ओके हो गया. This involved improving of job knowledge, skills and attitude of employees on regular basis so that may perform their job effectively. Okay, ट्रेनिंग देने से नॉलेज इंक्रीज होता है और स्किल मिलता है फॉर द स्पेसिफिक जॉब. अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. अब देखिए चीज़ें, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है एंड ट्रेनिंग क्या है, इन सब सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे. ओके, तो रिक्रूटमेंट, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो रिक्रूटमेंट क्या है अभी हमने पढ़ा. रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अदर देमसेल्फ फॉर अपॉइंटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको लाइन लिखनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. सभी लोगों को ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग एंड इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस. मतलब हमेशा चलने वाला प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि आप एक बार सिलेक्शन करते हो उसके बाद आप फिर नहीं करोगे दोबारा, ऐसा चीज़ें नहीं होंगी. ओके, तो रिक्रूटमेंट देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर एडिक्वेट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड. सबसे पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं. दूसरा, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद इंफॉर्मेशन को हम लोगों में पब्लिश करवाते हैं. न्यूज़पेपर हुआ, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हुई, बहुत सारी चीज़ें. अभी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे. Assessing alternative source of new manpower and choosing the best sources. फिर contacting the chosen sources of requirement to the secure applications. ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट में करेंगे. ठीक है ना. अब ये रिक्रूटमेंट का सोर्स कैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, तो इसके 2 तरीके होते हैं. पहला इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स. तो देखिए यहाँ पे इंटरनल सोर्स में क्या हो गया, प्रमोशन, ट्रांसफ़र. ठीक है, प्रमोशन में क्या हो गया, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू उस चीज़ को प्रमोशन कर दिया. ठीक है ना. या क्रिएट कैसे होता है वही चीज़ बता रहा हूँ. Employees may required from within the organization or from outside. Therefore, the various sources of recruitment available in organization may be broadly divided into 2 categories: internal and external.
अच्छा, इंटरनल में क्या है? प्रमोशंस मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज़, जैसे किसी कोई एम्प्लॉय हुआ हायर पोस्ट पे, उसका प्रमोशन हो गया, तब वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता मतलब होगा। या फिर जैसे क्या कहते हैं, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया किसी एक ब्रांच से दूसरी जगह ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, तो वहाँ पे उसके कारण जाने से जो सीट वैकेंट होगी, तो ये एक सोर्स हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज क्या है? फैमिलियरिटी, जाना पहचाना चीज़ें रहती हैं, सब चीज़ वो परिचित रहता है, एक फैमिलियर टाइप का चीज़ें। द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फैमिलियर टू ईच और अदर, एक दूसरे से फैमिलियर रहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन नो द स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, इट नीड नॉट स्पेंड मच टाइम एफर्ट्स इन टेस्ट इंटरव्यू, मतलब सारी चीज़ों में टाइम नहीं देना पड़ता है, वो ऑलरेडी वो तैयार रहता है। इकॉनमी, मिनिमम कॉस्ट इज इन्वॉल्व रिक्रूटिंग इंटरनल एम्प्लॉयज़, जैसे क्या होता है कि उसमें खर्चे कम आते हैं, फॉर्म के लिए भी सस्ता पड़ता है रिक्रूटमेंट करना। तीसरा मोटिवेशनल वैल्यूज़, अब जो पहले वो काम कर चुका रहता है तो उसको भी पता है कि हाँ ठीक है चलो ये ऐसे ऐसे काम करना है, तो एक मोटिवेशनल, वो मोटिवेट रहता है उस काम को करने के लिए। फिर बेटर यूटिलाइजेशन एंड एग्जिस्टिंग टैलेंट, जो भी टैलेंट है उसको वो उस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन करता है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज, उसमें क्या है? सबसे पहला कमियां क्या है इसकी? लिमिटेड चॉइस, वेरी लिमिटेड चॉइस होता है, नए टैलेंट नहीं आ पाते हैं। दूसरा इनकम्प्लीट सोर्स, एक तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी कम्प्लीटेड, कैन नॉट बी कंप्लीट मेथड, ठीक है ना, एक पूरा प्रोसेस के थ्रू कभी नहीं हो सकता ये चीज़, तो इसलिए एक बहुत बड़ी इसकी कमी है। ओके, फिर फिर है इनब्रीडिंग। Inbreeding, when organization too much an internal requirement, fresh talent and new blood available outside doesn't other the enterprises enter the enterprises. Existing employees may continue to work and behave in old ways even after promotion and transfer. तो जैसे मतलब वहीं एक तरीके से अनप्रोफेशनल हो जाना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। जब एक एम्प्लॉय पुराना हो जाता है तो फैमिलियर टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा सा वो डिपेंड्स हो जाता है बहुत ऑर्गेनाइजेशन उसी पे, तो एक तरीके से वो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता एक तरीके से। लैक ऑफ कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? एडवर्टाइजिंग, बताना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके थ्रू रिकमेंड करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, आप किसी कैंपस में जाके कैंपस उसमें सेलेक्ट करते हो बच्चों को। प्लेसमेंट एजेंसीज़, आप बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, कंसल्टेंट एजेंसीज़ हैं, वो जॉब ऑफर करते हैं आपको, उसके बदले आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, कंपनी से भी चार्ज लेते हैं, तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, बताते हो। फिर कैजुअल कॉलर्स, ठीक है ना, जो मान लीजिए कोई ऐसे नीड होता है, कोई पर्सन फ़ोन करता रहता है कैजुअली, तो आप उसको बता देते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अच्छा कभी भी होता है कि और ऑफिस नोटिस बोर्ड पे डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई हो तो संपर्क करें, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो रिकमेंड कर देता है कि हाँ ये एम्प्लॉय है काम करने के लिए। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जॉबर्स होते हैं, उनको आदमी सेमी फिनिश्ड वर्क करने के लिए क्या करता है, रख लेता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्सेज है, तो ये सब हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसको बार बार ये पूछा जाता है 6 मार्क्स में इसको रख लीजिएगा, ओके, क्योंकि बार बार ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। वाइड चॉइस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा फ्रेश टैलेंट मिलता है। तीसरा हेल्दी कंपटीशन होता है, मतलब अच्छा वो आएंगे तो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलेगा। फिर कंप्लीट सोर्स मिलेगा, मीन ऑल टाइप ऑफ जॉब वैकेंसीज कैन बी फिल्ड इन थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ recruitment. All manpower needs cannot be met from internal sources. Expansion
expansions may create new jobs, resignation, retirement, death and dismissal of employee also create vacancies, therefore recruitment from outside is necessary. तो ये चीज़ है. फिर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज इज फ्रस्ट्रेशन अमंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. ठीक है. एक्सपेंसिव मेथड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड, टाइम कंज्यूमिंग है, अनसर्टेन सोर्सेज है. ओके, तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल सोर्सेज. फिर देखिए मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. अब आगे बात सिलेक्शन की. रिक्रूटमेंट का था, अब सिलेक्शन हम कैसे करेंगे. सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग. अब बात आ गई क्या? स्क्रीनिंग की. स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स so as to identify and choose the most suitable person for the job vacancies to be filled. मतलब जो भी हमारे पास ऑप्शन है रिक्रूटमेंट के अंदर उनका सिलेक्शन करना, मतलब मोस्ट सुटेबल पर्सन का सिलेक्शन करना फॉर दैट पोस्ट, उसको हम क्या कहेंगे? सिलेक्शन कहेंगे. अंडर इट द क्वालिफिकेशन, द एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ओके ऑफ एप्लीकेंट्स आर इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स. In the process of dividing the candidates into two categories, namely those who are to be employed and those who are rejected. It's called a negative process because unsuitable candidates are eliminated or rejected in order to identify the suitable candidates. ठीक है ना. ये एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? प्रोसेस को कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं. The number of candidates rejected are much more than those actually selected. Moreover, tests, interviews, and other techniques of selection are more reliable for rejection of unsatisfactory candidates than they identify for ideal candidates. Selection is always done after recruitment. Recruitment के बाद selection होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. The basic purpose of selection is to choose the right type of candidates to fill various positions in the organization. Okay, selection is a multi-steps process. It involves a series of steps by which candidates are screened to identify the most suitable person for the job. Selection is a difficult process as to involve discretion and judgment. The selection have to find out the best possible fit between the job and candidate. The candidate who meet the job requirement in the most satisfactory manner for the finally selected. ठीक है ना. मीन्स मोस्ट सुटेबल पर्सन्स को सेलेक्ट करना, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू कैसे कैसे चीज़ों को हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं. अपने लिए जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट करना, यही क्या है? सिलेक्शन है. ठीक है ना. अब डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस देखिए यहाँ पे. रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे. देयर आर वेरियस पॉइंट. सर्चिंग रिक्रूटमेंट में क्या होता है? सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर जॉब एंड पॉजिटिव प्रोसेस, ये होता है. यहाँ होता है चूजिंग द कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन. यहाँ क्या है? रिक्रूटमेंट क्या होता है? मतलब आप किसी को पॉजिटिव वो देते हो कि हाँ भैया इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर दो. ठीक है ना. यहाँ क्या है? चूजिंग द कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन, जो आपके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखा है उनको सेलेक्ट करना, चूज करना. ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स टू एलिमिनेट ऑल अनसुटेबल कैंडिडेट्स. ये क्या करता है? क्रिएट करता है एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, और ये क्या करता है? अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता है. सिंपल एज कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस मेनी हर्डल्स, कॉम्प्लेक्स एज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस सेवरल हर्डल्स. ठीक है ना. बहुत सारी बाधाएं होती हैं सिलेक्शन में, तो जानिए कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस है. नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने भी कैंडिडेट्स, लेकिन ओनली अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड. इट्स डन प्रायर टू सिलेक्शन और ये आफ्टर सिलेक्शन. इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शंस. सिलेक्शंस की इंपॉर्टेंस आप जान ही रहे हैं कितनी है. राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना, ये अपने आप में कितना मुश्किल प्रोसेस है, ये चीज़ों को हम देखते हैं. नॉर्मली इस चीज़ों से सब फैमिलियर है. स्टेप्स इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस. क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं.
स्टेप्स में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सबसे पहले हम छांटते हैं कैसे क्या चीज़ों को। द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज टू सी वेदर द कैंडिडेट इज अपरेंटली सुटेबल फिजिकली एंड मेंटली फॉर द जॉब, मतलब वो सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं है। इट्स मीन टू सी एंड साइज ऑफ द कैंडिडेट, दिस इज एसेंशियल टू चेक वेदर द कैंडिडेट्स फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशंस। ओके, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को हम ही रखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन बैंक, अच्छा, जो भी द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, फैमिली बैकग्राउंड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा इन द एप्लीकेशन बैंक। द एप्लीकेशन बैंक प्रोवाइड द डिटेल रिटन रिकॉर्ड अबाउट द कैंडिडेट, मतलब पूरा एक तरीके से एप्लीकेशन हम बैंक बना देते हैं उसका और उस पर स्टोर कर लेते हैं चीज़ों को। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डिजाइन टू ऑब्टेन ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, ऐसा बनाया जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन वो कैंडिडेट का ले लेता है। एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर रिटन और अदर टेस्ट, पूछा जाता है लेकिन हम लोग से नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कैंडिडेट्स को रिटन या फिर क्या कहते हैं ओरल टेस्ट के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। टेस्ट हैव बिकम अ पॉपुलर स्क्रीनिंग डिवाइस, दीज टेस्ट्स आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ह्यूमन ट्रेट्स एंड वर्क बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय सैम्पल, जो भी काम करना होता है उसके रिगार्डिंग वो टेस्ट लिया जाता है। ओके, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई टाइपिंग में प्रोफिशिएंट है, टाइपिंग का काम है, तो किसी चीज़ की स्पेशली स्किल लेके आया है तो उसके वो प्रोफिशिएंट है कि नहीं। कोई ट्रांसलेटर है तो वो उस काम को कर पा रहा है कि नहीं, ट्रांसक्रिप्ट का है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट को चेक किया जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में मतलब क्या वो डिसीजन ले पाता है, किन कंडीशंस में कैसा चीज़ों को कर पाता है। दीज टेस्ट्स आर डिजाइन टू मेजर द पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल फॉर डूइंग ए जॉब वेल इन फ्यूचर। एप्टीट्यूड टेस्ट आर द फॉलोइंग टाइप, इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं एप्टीट्यूड में। इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी होगी। तो अब नॉर्मली एग्जामों में एप्टीट्यूड टेस्ट ही टेस्ट किया जाता है, आप देख रहे होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है ना। ओके, एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, फ़ायदा क्या होता है। टेस्ट प्रोवाइड अ गुड बेसिक फॉर मेजरिंग कैंडिडेट्स, मतलब एक अच्छा साउंड माइंड का कैंडिडेट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। टेस्ट आर यूजफुल इन चेकिंग एंड वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ अबाउट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस। टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसिंग ए कैंडिडेट, एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है कैंडिडेट को एसेस करने का। फिर टेस्ट आर यूजफुल इन एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ जॉब परफॉर्म, एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना कि हाँ कितने में क्या हो रहा है, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस, टेस्ट आर नॉट फुली रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है ना। कई बार होता है कि बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो पूरा एक तरीके से उस पर बेस करना भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं। बायस और डिसऑनेस्टी भी हो जाती है। टेस्ट में बी अनफेयर टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड सेलेक्शन ऑफ सोसाइटी। सम कैंडिडेट्स में बी अफेयर ऑफ टेस्ट में अवॉइड द रिगर्स ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। कई बार बहुत सारे बच्चे डरे होते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ये सारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़, फिर क्या है, टेस्ट के बाद होता है सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट। फिर इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं टू फाइंड आउट द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, मतलब कौन सा कैंडिडेट ओवरऑल सुटेबल है जॉब के लिए। टू क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन अबाउट थ्रू एप्लीकेशन बैंक एंड टेस्ट, उस चीज़ को क्रॉस चेक किया जाता है। टू गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब एंड कंपनीज टू द कैंडिडेट। ओके, ये सारी चीज़ें। फिर मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन उसका होता है, मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है कि वो मतलब हेल्थली वो इंटरनली और एक्सटर्नली काम करने के लिए फिट है कि नहीं है। फिर चेकिंग रेफरेंसेस और बैकग्राउंड, वो जो उसने रेफरेंसेस दिया है उसको चेक करवाया जाता है, उसकी हिस्ट्री, उसका एड्रेस ट्रेस करवाया जाता है, सब सारी चीज़ें आफ्टर वेरीफाइंग तब उसको फाइनल अप्रूवल दे दिया जाता है जॉब के लिए कि यस यू हैव सेलेक्टेड फॉर द दिस पोस्ट, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस, आप इसको रट लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार ये एग्ज़ाम में आया है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ये सिलेक्शन प्रोसेस, तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही होता है, ये स्टेप
1 से लेके लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आप लिखेंगे जो जो स्टेप हैं जिस नंबर पे, ठीक है ना। तो 7 स्टेप हैं, सातों को आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, काम को कैसे करेगा, ठीक है ना। जो भी जॉब के लिए जो भी लड़का या जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसको क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की हाउ टू डू वर्क प्रैक्टिकली। Training should be differentiated from education through both our elements of learning process. Education involves improving the general knowledge. अब देखिए ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस दे रखा है। प्रैक्टिकल थियोरेटिकल होता है, जॉब रिलेटेड जनरल होता है, नॉन मैनेजर्स बोथ वर्कर्स एंड सब कोई लेता है एजुकेशन। तो शॉर्ट होता है, लॉन्ग टर्म होता है, बाय द एम्प्लॉयर होता है, बाय गवर्नमेंट इंडिविजुअल होता है। तो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन में बेसिकली डिफरेंस है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी क्या डिफरेंस है देख लीजिए क्या होता है, यहीं से इसकी मीनिंग भी पता चल जाएगी। टू मेक वर्कर्स प्रोफिशिएंट इन देयर प्रेजेंट जॉब मीन्स वट एवर दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब दे आर ट्रेन दे कैन डू और नॉट। तो उनको उस काम के लिए क्या करना है, तैयार करना है जो प्रेजेंट जॉब है। अच्छा, डेवलपमेंट में क्या है, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजिंग जॉब्स इन फ्यूचर। अच्छा, उनका डेवलपमेंट क्या है कि उनको उनकी माइंड की कैपेबिलिटी को ओपन करना कि वो आगे के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। टीचिंग मेनली एंड टेक्निकली स्किल्स, डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये क्या है, टीचिंग मेनली ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। फिर मीन प्राइमरली फॉर नॉन मैनेजरल पर्सनल, मीन प्राइमरली फॉर मैनेजरल पर्सनल, ये नॉन मैनेजरल पर्सनल के लिए होता है, ये मैनेजरल पर्सनल के लिए होता है। ऑन डेवलपिंग स्किल ऑलरेडी प्रोसेस बाय द वर्कर्स, ठीक है। ऑन डेवलपिंग हिडन क्वालिटीज एंड टैलेंट ऑफ पर्सनल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड सच एज अप्रेंटिस कोचिंग एटसेट्रा, उसको देकर ट्रेन कराया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड सच एज जॉब रोटेशन, लेक्चर्स, रोल प्लेइंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एटसेट्रा। फिर टाइम बाउंड, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर होता है, फ्रॉम द एम्प्लॉय होता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें आप डेफिनेशन इसको डिफरेंसेस को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ विदाउट जॉब एक्सपीरियंस, उसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है। ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली, सच ट्रेनिंग इज कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग, ओके ना। सेकेंड, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नीड ट्रेनिंग इन न्यूज़ एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग जॉब। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपडेशन आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, तो उसके लिए न्यूज़ एम्प्लॉय को क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं कि वो बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेटर तरीके से काम कर सके। एम्प्लॉयज़ चूजन फॉर, थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज़ चूजन फॉर प्रमोशन to more responsible position need to be trained to broaden their outlook and to improve their job related attitudes। मीन्स जब एम्प्लॉई को प्रमोशन दिया जाता है तो वहाँ पे भी उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट के व्यू में रख के काम करना है। बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी, ओके। ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू मेक एम्प्लॉयज़ वर्सेटाइल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। वर्सेटाइल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू टीच न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्क मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहला हायर प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली अगर एक ट्रेन्ड पर्सन होगा और अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी। रिड्यूस सुपरविजन्स, सुपरविज़न हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि सब जब हम ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो देन डेफिनेटली डू विल वर्क द वेरी स्मूथली एंड वेरी ईजियर वे। थर्ड वन इज़ बेटर सेफ्टी, सेफ्टी प्रोसीजर ज़्यादा होता है क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय होता है तो चीज़ों को क्या करता है अपने मुताबिक सेफ्टी को प्रिकॉशन में रख के ही काम करता है, विदाउट सेफ नहीं काम करेगा। चौथा, इकॉनमी, इकॉनमी का मतलब क्या है, मतलब हमारे लिए खर्चे कम पड़ते हैं जब ट्रेन एम्प्लॉय पड़ता है, उसको ट्रेनिंग करने में किया गया खर्चा सब कुछ क्या होता है, हमारा प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फैसिलिटेशंस, रिक्वायर वेस्टेज, स्पॉइलेज, ब्रेकेज, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हायर मॉरल वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो जॉब एटीट्यूड उसमें एक डेवलप हो जाता है कि हाँ मुझे नौकरी करनी है, जॉब करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाता है, बढ़ जाती है। दे फील द मैनेजमेंट केयर्स फॉर देम,
वो भी फील करने लगते हैं मैनेजमेंट उनके लिए केयर कर रहा है। ट्रेन एम्प्लॉयज़ कैन वर्क बेटर एंड देयर बाई अर्न रिवॉर्ड्स, ठीक है ना। प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, प्रमोशन भी उनको मिल जाता है, कैरियर ग्रोथ मिलता है उसके बेसिस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, और वो फिक्स रहते हैं और स्टेबिलिटी भी उनको मिलती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में ट्रेनिंग बहुत सारी टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब इंट्रोडक्शन, अभी मैंने बताया ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सीक्स टू एडजस्ट न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज टू द वर्क इन्वायरमेंट। एवरी न्यू एम्प्लॉयज नीड्स टू मेड fully familiar with his job, his superiors and subordinates, and with the rules and regulations of the organizations, ठीक है ना। सेकेंड वन इज जॉब ट्रेनिंग। जॉब, उसको क्या काम करना है, न्यूली कैंडिडेट व्हाट ही विल डू in the organizations. We will first of all we will train to that type of candidates for the job, तो उसको हम जॉब ट्रेनिंग करेंगे। सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग मीन्स फॉर एक्सीडेंट, फॉर डैमेज, टू ट्रेन द पीपल। जैसे अब घर में है, गैस में आग लग गई, ठीक है ना, तो उसको मदर्स लोग या जितने भी फीमेल हो उनको एक तरीके से क्या करना, ट्रेन करना कि सेफ्टी मेजर्स उसको लेके गैस को स्विच ऑफ कर रखे, अगर कोई ऐसी आग वाग निकलता है तो उसको भींगे कंबल से उसको लपेट के उसको आग को बुझाएंगे। तो ये सब क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग को ट्रेन किया जाता है। प्रमोशनल ट्रेनिंग, कैसे अपनी कंपनी को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ टू इनेबल तो परफॉर्म टू हायर लेवल जॉब्स, ठीक है ना। उनको प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है जब वो उनकी प्रमोशन होती है और वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उनकी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं, फिर काम करने के तरीक़ों को सिखाया जाता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, चीज़ों को, कैंडिडेट्स को या फिर ओल्ड और न्यू, उनको रिफ्रेश करने के लिए एक नया तरीका, नया वे ऑफ काम, ऑफ वर्किंग, न्यू वे ऑफ वर्किंग से ऑप्शन बताया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हैं जो ऑब्सलेट हो चुकी हैं, जो ट्रेडिशनल हो चुकी हैं, उनको चेंज करने के लिए हम रिफ्रेशन। फिर रेमेडियल ट्रेनिंग, कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बार बार गलतियां करते हैं, जो बार बार जैसे बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो उनको सिखाने के लिए हम रेमेडियल ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सच डिज़ाइन इज टू करेक्ट द मिस्टेक्स, मतलब कोई गलती हो रही है तो उसको बार बार हम क्यों गलती हो रही है, शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, द प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ आर एक्सप्लेन टू इन द प्राइवेट देयर मिस्टेक्स एंड दे नीड टू रिफॉर्म देयर बिहेवियर। रेमेडियल training should be imparted by people who have knowledge of human nature.